नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य अध्ययन के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस बुक में हम इतिहास की क्लास थर्ड करेंगे। इससे पहले मैं 2 क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिए। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर आपको जीएस में 40 में से 40 नंबर चाहिए तो आप मेरे साथ इस बुक को पढ़ते रहिए। और जो है करंट अफेयर की स्पीडी मैंने कंप्लीट डाल रखी है 1 साल की, तो वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका करंट का पोर्शन भी मजबूत हो जाए, जिससे आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने दोनों 2 क्लासेस में 20-20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आज 41 क्वेश्चन से हम कंप्लीट शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लाहौर में, पठानकोट में, अमृतसर में या फिर अम्बाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमृतसर में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आंसर है अमृतसर में। अब डिटेल जान लेते हैं। सेम बात यही लिखी हुई है व्याख्या में। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, क्यों हुआ था ये। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। फिर से डिटेल पढ़ते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर किसने गोलियां चलाई? जनरल डायर ने गोलियां चलाई। इस हत्याकांड के विरोध करते हुए गांधी जी ने तो अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी और टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया? तो आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश। अब आगे डिटेल देख लेते हैं। ये डिटेल फिर से वही लिखी हुई है व्याख्या में। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं हम लोग। तुर्क ए चहलगानी जो 40 गुलामों का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्क ए चहलगानी, जिसे चालीसा भी बोलते थे, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद भी ऐबक ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। आगे चलते हैं हम लोग। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? तो आंसर है शाहजहां। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? आंसर है शाहजहां। व्याख्या देखते हैं। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था, ये मैं बता ही चुका आपको। शाहजहां के 4 पुत्र थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श 4 पुत्र थे। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो गई। ठीक है, इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो गई, तो औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था। आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य वंश में मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो नंद राजवंश के बाद। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो नंद राजवंश के बाद। अब व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के है ये, ठीक है, के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो किस वंश ने कब शासन किया, कि सबसे पहले किसने, सबसे बाद में किसने किया, इस तरह से क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले हर्यक वंश ने किया, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। फिर से डिटेल पढ़ते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? आंसर है सांख्य दर्शन से। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के
डैश संप्रदाय से था, तो आंसर है सांख्य दर्शन से। ठीक है, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो ये सेम बात वही लिखी हुई है, महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। देखो योग दर्शन का संबंध किससे है? पतंजलि से है। योग दर्शन का संबंध किससे है? पतंजलि से है। न्याय दर्शन का गौतम से, न्याय दर्शन का गौतम से। पूर्व मीमांसा का संबंध है जैमिनी से, पूर्व मीमांसा का संबंध है जैमिनी से। और उत्तर मीमांसा का संबंध है बाद नारायण से, उत्तर मीमांसा का संबंध है बाद नारायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? आंसर है अकबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? आंसर है अकबर ने। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों और विचारों को सम्मिलित किया गया। 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों और विचारों को सम्मिलित किया गया। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1882 में। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1882 में। अब डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसी के कार्यकाल में 1882 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1605 में। डिटेल देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था। इनके बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? आंसर है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो आंसर है राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पनहाला किला कोल्हापुर में स्थित है। कन्हाला किला कोल्हापुर में स्थित है। अंबर किला राजस्थान में स्थित है। अंबर किला राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय पर दिया था। इन्हें किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। अब महत्वपूर्ण नारे पर लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने।
वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। मारो फिरंगी को किसने दिया? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो आंसर है इंडिका। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह पुस्तक मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह पुस्तक मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये किसने लिखी है? विलियम एच स्काफ ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये लिखी है विलियम एच स्काफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई को डैश लड़ी गई थी, ठीक है, किस तारीख को लड़ी गई थी? तो आंसर है 14 जनवरी 1761 में। ये ईयर जरूर याद रखिए, 1761 में। 14 जनवरी 1761 में ये लड़ाई हुई थी पानीपत की। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761 में। व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति शेवा सदाशिव राव भाव के मध्य लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के मध्य लड़ी गई थी। इसमें मराठाओं को बुरी तरह हार हुई थी। इसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में हुआ। देखो फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? 1526 में। पानीपत का द्वितीय बैटल कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, देखो 6 जोड़ना, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते, बस 30 साल बाद हो गया था। ठीक है, 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इस फिल्मी ब्रांच में क्या आएगा? स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा है हमें, अब समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसर। तो बेसर जो है स्थापत्य, इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बेसर जो है स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो बेसर जो शैली है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को मिला करके जो है स्थापत्य कला की शैली बनाई गई है। अब व्याख्या देख लेते हैं। बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है। बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों को समावित किया गया है। जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों को समावेश किया गया है। भारत में मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। उत्तर में नागर शैली चलती है और दक्षिण में द्रविड़ शैली चलती है। उत्तर में कौन सी शैली चलती है? नागर शैली। और दक्षिण में कौन सी शैली चलती है? द्रविड़ शैली चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां ने। व्याख्या देख लेते हैं हम इसमें। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चला। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन आया था वहां पर ये 20 लिख दिया था तो टाइपिंग प्रॉब्लम थी, मैंने आपको फिर क्लियर भी किया था, सही करवाया था। तो इसका निर्माण जो है 1638 से लेकर 1648 तक चला। ये लगभग 10 साल तक चला था। अब देखो आगे इसमें डिटेल और है। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। न्याय की जंजीरें जहांगीर ने अपने मतलब महल के बाहर लगवा रखी थी। न्याय की जंजीरें जहांगीर ने अपने महल के बाहर लगवा रखी थी। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1757 में प्लासी के युद्ध किसने जीता? ठीक है, तो आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब डिटेल देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो आंसर है सवाई राजा जयसिंह को। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो आंसर है सवाई राजा जयसिंह को। अब डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन की। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य में एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य में एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई। आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई। सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब व्याख्या और डिटेल देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया था। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग ने तो नींव तो रखी, पर जो है इसने क्या है, सिविल सेवा का कॉर्नवालिस ने क्या किया था? सिविल सेवा का आधुनिकीकरण किया था, इसलिए इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो गूडेम पहाड़ियों में फैल गया था। 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में फैल गया था। कौन सी पहाड़ी में? गूडेम पहाड़ियों में फैल गया था। अब व्याख्या और डिटेल देख लेते हैं इसका। 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गूडेम विद्रोह के नाम से जाना जाता। वही सेम लाइन लिखी है इसमें। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? गूडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। इसके नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। यह विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, हमने जो है करीब 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको बस मैं याद दिलाना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर चुका होंगे, आप लोग लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। बस कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर कर दी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए 58 के बाद हम 59 क्वेश्चन करते हैं। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो कहाँ से आया था? वो वेनिस से आया था। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? वेनिस से भारत आया था मार्को पोलो। अब डिटेल देख लेते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो, कहाँ का यात्री? वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया।
इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया है। इसने अपने वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अब देखो कौन कौन से यात्री कब कब आए थे तो वो देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, इब्न बतूता मोरक्को का था। फाहियान चीन से आया था, फाहियान चीन से आए थे। मेगस्थनीज यूनान से आए थे, मेगस्थनीज यूनान से आए थे। और अल बरूनी गजनी से आए थे, अल बरूनी गजनी से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है तो आंसर है आयुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है तो आंसर है आयुर्वेद। अब व्याख्या देख लेते हैं हम लोग और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब वेद और उपवेद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद का है धनुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद, अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।